हेलो दोस्तों, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए सेकंड चैप्टर द्विध्रुवता का अंत का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। आइए चलते शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बताया था कि द्विध्रुवता का मतलब क्या होता है, मतलब विश्व में दो महाशक्ति का प्रभाव होना, यही बताया था। द्विध्रुवता मतलब दो महाशक्ति का प्रभाव होना। इसकी शुरुआत मैंने बताया था 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, और इसका अंत कब हुआ था? 1991 में। शुरुआत और अंत समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन का मतलब होता है टूटना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। सोवियत संघ की विशेषता जो मैं आपको पहले पार्ट में बता रखा हूँ, और विश्व में दो महाशक्ति के उभरने के कारण, ये भी क्वेश्चन आपको बता रखा हूँ। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा थर्ड, वो है कि सोवियत संघ के विघटन यानी टूटने के क्या कारण थे। 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 से 6 नंबर का। टूटने का कारण या परिणाम बताइए। परिणाम अभी इससे आगे क्वेश्चन में बताएंगे हम। अब देखते हैं, सोवियत संघ के टूटने के कारण बताइए, कौन कौन से कारण थे उत्तरदायी कारण, मतलब सोवियत संघ के विघटन में या टूटने में कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग वाइज लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अपनी भाषा में अपने कॉपी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, अर्थव्यवस्था का कि भाई सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था चरमरा, देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का चरमराना मतलब इकोनॉमी का डाउन पड़ना, कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो चरमरा गई थी। कैसे चरमराई थी? क्योंकि सोवियत संघ जो पूर्वी देश में था, सोवियत संघ पूर्वी देशों को, आस पड़ोस के देशों को अपने साथ जुड़कर रखने के लिए वित्तीय की मदद देता था, मतलब आय की मदद, पैसे की मदद देता था, जिसकी वजह से इसका क्या हुआ, अर्थव्यवस्था गिर गई, डाउन हो गया। ये समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, नौकरशाही का कस्ता शिकंजा, कि भाई सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का मतलब, नौकरशाही मतलब मैंने क्या बताया था, बड़े बड़े ऑफिसर्स, फोर्स। नौकरशाही का लोगों पर शिकंजा मतलब पकड़ कसा हुआ था, बना हुआ था। कोई भी लोग विरोध नहीं कर पाते थे सोवियत प्रणाली में, लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं थी। ये हमारा अगला पॉइंट एक और बन जाएगा कि लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं थी, विरोध करने की आज़ादी न होना, ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। समझ में आया कि भाई नौकरशाही का शिकंजा, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन लोग इसके खिलाफ बोल नहीं सकते थे। अगर बोलते थे तो नौकरशाही द्वारा उन्हें दबाया जाता था, कुचला जाता था। समझ में आ गया? इस वजह से सोवियत संघ टूटता चला गया, क्योंकि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, भाई अब नहीं सहेंगे हम इतना। ठीक है। अगला, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। जैसा कि सोवियत प्रणाली की विशेषता में मैंने बताया था कि सोवियत संघ में मतलब सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी थी, एक पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका दबदबा था, प्रभाव था। तो लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत प्रणाली टूटती चली गई। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार करना। इसको तो जानते ही हो आप कि मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पे 1985 में वहाँ के नेता बने। मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पे सुधार करना चाहते थे, खुली हवा और शासन की पुनर्रचना, ये 2 सुधार किए उसने, गोर्बाचेव वहाँ पे स्वतंत्रता लाना चाहता था, लोगों को अधिकार देना चाहता था। लेकिन दूसरे साइड से कम्युनिस्ट पार्टी उसका विरोध कर रही थी कि भाई इनको अधिकार नहीं देने हैं, अगर आपने इनको अधिकार दिया तो इससे क्या होगा कि हमारा पावर इन पे ख़त्म हो जाएगा, हमारा दबदबा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से लोगों की इच्छा बढ़ती गई। जब हम किसी को थोड़ी छूट देते हैं तो वो और छूट की मांग करता है। तो वैसे कुछ मिखाइल गोर्बाचेव के साथ हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में जितना अधिकार देना संभव था लोगों को दिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही थी। इधर से वो भी विरोध कर रही थी लोग कि भाई हमें और अधिकार चाहिए, हमें और इच्छाएं चाहिए, जो पूरा नहीं कर पाए। लास्ट में इनको इस्तीफा देना पड़ा। समझ में आ गया? इस वजह से भी सोवियत प्रणाली टूट गई। लास्ट में ये पॉइंट हर में जोड़ दो।
नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा न करना, ये हमने विशेषता में देखा था कि सोवियत प्रणाली में नागरिक की ज़रूरत को पूरा करते थे, लेकिन बाद में नहीं हो पा रहा था। मूलभूत ज़रूरत मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, ये ज़रूरतें, इन ज़रूरतों का सोवियत प्रणाली में पहले पूरा किया जाता था, लेकिन बाद में नहीं हो रहा था। मूलभूत ज़रूरतों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। अब समझ में आ गया? इस वजह से भी लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। अगला, सोवियत नागरिकों को पश्चिमी देशों की जानकारी मिलना। सोवियत संघ किस साइड था? पूर्वी साइड, और पश्चिमी देश यानी अमेरिका पश्चिमी साइड। तो वही कह रहा है, देखो इसमें ना क्या लिखोगे कि सोवियत संघ के नागरिकों को वहाँ की सरकार ने बताया था कि हम पश्चिमी देशों से आगे हैं, पश्चिमी मुल्क से आगे हैं, ये बताया था झूठ झूठ। लेकिन जब उनको सच्चाई पता चली कि भाई पश्चिमी देशों में लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं, छूट दिया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से भी सोवियत प्रणाली के लोगों ने, नागरिकों ने सरकार का विरोध किया, जिसकी वजह से सोवियत संघ टूट गया। समझ में आ गया? लोगों को विरोध करने की आज़ादी ना होना, भाई सोवियत प्रणाली में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं थी। सरकार गलत करे सही करे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जब असहनीय क्षमता से बाहर हो जाता है तब तो विरोध करना पड़ता है। समझ में आ गया? कितना ईजी ट्रिक बताया मैंने। हेडिंग लिखो, बना के लिख दो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ तक उत्तरदायी थे? 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के नेता बने, मैंने कई बार बता रखा, आपको भी पता है कि सोवियत संघ के विघटन मतलब टूटने, कारण बता दिया, परिणाम भी बता दिया। अब देखो, सोवियत संघ के विघटन में एक अकेला क्वेश्चन इसी का पूछता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन में मतलब टूटने में कहाँ तक उत्तरदायी थे। 2 क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन मतलब टूटने में मिखाइल गोर्बाचेव कहाँ तक उत्तरदायी थे। सॉरी, अथवा मैं क्वेश्चन पूछता और करके, अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछता कि सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव रोगों का ठीक ठीक निदान कर रहे थे। रोग मतलब बीमारी, है ना, बीमारी का ठीक ठीक निदान मतलब इलाज कर रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में रोगों का ठीक ठीक मतलब बीमारी का ठीक ठीक इलाज कर रहे थे तथा उन सुधार को लागू करने का फैसला भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ टूटा क्यों? ऐसे क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। अगर बुक लाइन टू लाइन पढ़े हो तो ध्यान होगा, ये क्वेश्चन सेम एज इट बुक में है। समझ में आ गया? आंसर देखते हैं। तो पहली लाइन जैसे मैंने बता रखा, पहले यही लिखोगे कि सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव निम्नलिखित तरीके से उत्तरदायी थे। पहला, गोर्बाचेव 1980 के दशक में मतलब 1985 में 80 लिख दो या 85 लिख दो, 80 के दशक में सोवियत संघ के नेता बने, और आगे मिखाइल गोर्बाचेव एक उदारवादी नेता तथा स्वतंत्रवादी नेता थे, और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे, लोगों को खुली छूट देना चाहते थे, क्योंकि लोगों को वहाँ पे खुली छूट नहीं थी किसी के सरकार के बोलने के खिलाफ, ना कोई अधिकार दिए गए थे उतना। तो इसी वजह से गोर्बाचेव ने एक स्वतंत्रवादी नेता थे, खुले विचार के, वो वहाँ पे इसीलिए आए थे सोवियत संघ में सुधार करने हेतु। गोर्बाचेव ने 2 सुधार किए वहाँ पे। एक शासन की, एक खुली हवाएं। खुली हवाएं में पहला नाम है इसका, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में 2 सुधार किए, खुली हवा और शासन की पुनर्रचना। खुली हवा का मतलब है लोगों को अधिकार देना, लोगों को अधिकार देना मतलब छूट देना, अधिकार छूट देना। समझ में आ गया? खुली हवाएं में मतलब उड़ो, जैसे पंछी को जाले में से बाहर निकाल देते हैं तो उसको छूट मिल जाती है, जहाँ कहीं भी उड़ सकती है वो, तो वैसे ही वहाँ पे वो सुधार करने के लिए आए थे, और उन्होंने 2 सुधार किए। खुली हवा मतलब लोगों को अधिकार देना चाहते थे, छूट देना, और दूसरा शासन की पुनर्रचना मतलब वहाँ पे जो पुरानी शासन व्यवस्था है, कुशासन मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको हटाकर एक नई स्वतंत्र पार्टी स्थापित करना जो लोगों के हित के लिए काम करे। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो लोगों को दबा के रखती थी। समझ में आ गया? शासन की पुनर्रचना मतलब नई शासन व्यवस्था लागू करना, स्वतंत्र वाली। क्लियर है? अगला देखते हैं। लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ती गई तथा गोर्बाचेव
जब गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों को सोवियत प्रणाली में, सोवियत संघ में जब थोड़े थोड़े छूट देना शुरू किया, अधिकार देना शुरू किया, तो हुआ क्या, लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ती गई और लोगों ने गोर्बाचेव से अधिक अधिकारों की मांग की। समझ में आ गया? अधिक अधिकारों की मांग करने लग गए। अब हुआ क्या, गोर्बाचेव के हाथ में जितना अधिकार देना संभव था, सारी ताकत तो इसके हाथ में थी नहीं। गोर्बाचेव के हाथ में जितना अधिकार उतना था नहीं, जितना था वो धीरे धीरे देना चाहता था। लेकिन लोगों को जब कहते हैं ना, जिसके चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को जब अधिकार नहीं मिलते उसको थोड़ा छूट दो तो वो सर पे बैठ जाता है फिर। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। गोर्बाचेव ने धीरे धीरे जितना संभव हो सकता था अधिकार दे रहे थे, लेकिन लोगों का डिमांड बढ़ता गया जो गोर्बाचेव पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या, इधर से कम्युनिस्ट पार्टी भी, एक साइड से कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही थी कि भाई इनको अधिकार नहीं देना है, क्योंकि अधिकार दोगे तो हमारा उस पर पकड़ कम हो जाएगा और ये हमें इज्जत नहीं देंगे और हमारा दबाव भी खत्म हो जाएगा। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है, दूसरी तरफ पब्लिक, सोवियत प्रणाली के नागरिक विरोध कर रहे हैं। बीच में फंस गया गोर्बाचेव, इधर से वो भी विरोध, इधर से वो भी विरोध। अब हुआ क्या, दोनों तरफ से समर्थन वो खो दिया। अब समर्थन खो दिया तो इसी का फायदा उठाते हुए 1991 में येल्तसिन नामक व्यक्ति ने इसके खिलाफ मोर्चा निकाला। इसके खिलाफ मोर्चा निकाला क्योंकि देखो, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके विरोध में हो गई, जनता भी विरोध में हो गई, इसका कोई सपोर्टर बचा नहीं। तो इसको हटाने के लिए येल्तसिन नामक व्यक्ति ने मोर्चा निकाला और गोर्बाचेव को इस्तीफा देना पड़ा। समझ में आ गया कि भैया अब तुम नहीं चला पाओगे। क्लियर है? अब जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया, तुरंत सोवियत संघ एक तरह से मतलब टूट का शिकार हो गया और सोवियत संघ के टूटते ही 3 गणराज्य अलग हो गए। कौन? रूस, बेलारूस, यूक्रेन। समझ में आ गया? आगे जोड़ देना कि इस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के टूटने में उत्तरदायी रहे। समझ में आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ये वाला अलग करके कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन था तथा इनके द्वारा कौन कौन सी सुधार किए गए, उन सुधारों के नाम बताइए। 2 नंबर का, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत प्रणाली में कौन से 2 सुधार किए, व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया? तो देखो हम पहले बताएंगे मिखाइल 2 नंबर का क्वेश्चन देता है तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पहले बताएंगे कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने 1985 में। उन्होंने 2 सुधार किए वहाँ पे। पहला, खुली हवा मतलब स्वतंत्र छोड़ दो, लोगों को खुली छूट दो। समझ में आ गया? दूसरा, शासन की पुनर्रचना मतलब पुरानी शासन व्यवस्था को हटाना और नई शासन व्यवस्था लाना, स्वतंत्र वाली, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, लोगों के प्रति कर्तव्य निभाए अपना। समझ में आ गया? ठीक है, कर लो इसको नोट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध से क्या अभिप्राय है? जो हमारा न्यू टॉपिक है ये एक्चुअली में ये टॉपिक तुम्हारा 3rd चैप्टर में था। जो 3rd चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट बुक का डिलीट हो चुका है, उसके कुछ पार्ट 2nd चैप्टर में, 1st चैप्टर में डिलीट है, उसमें जोड़ दिया, 2nd चैप्टर में जोड़ दिया 3rd चैप्टर वाला। समझ में आया? तो प्रथम खाड़ी युद्ध न्यू टॉपिक है, देखते हैं इसका क्या अभिप्राय है। पर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम खाड़ी युद्ध से क्या अभिप्राय है या प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अथवा इसका दूसरी भाषा में जो क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से क्या अभिप्राय है, किसे जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये 2 क्वेश्चन है, आंसर एक ही है। समझ में आया? या तो ये बोलो या ये बोलो। आंसर देखो क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, ऐसा डेफिनेशन मिलेगा ही नहीं कहीं आपको। देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध, पहले हम इसको हेडिंग लिखेंगे। अगर प्रथम खाड़ी युद्ध पूछेगा तो ये आप लिखना, या ये वाला पूछेगा तो ये वाला हेडिंग डालना। समझ में आया? अब आगे क्या लिखना है भाई, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों द्वारा इराक पर किया गया हमला प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाया। समझ में आ गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या प्रथम खाड़ी युद्ध अमेरिका के नेतृत्व में, हेड अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, यूएनओ के कहने पे। 34 देश इसमें कुल मिले हुए थे और 34 देशों की कितनी सेना? 6,60,000।
34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर हमला बोला, जिसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? कितना आसान है, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो। आगे देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, मैं बताऊंगा, नोट कर लेना। कहता है कि वीडियो गेम, प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वॉर से क्यों जाना जाता है, ठीक है, या वीडियो गेम वॉर किसे कहते हैं। तो वीडियो गेम वॉर प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा गया क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान इस युद्ध को टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया था, दिखाया गया था। इस वजह से इसको टेलीविजन वीडियो गेम वॉर या टेलीविजन वॉर भी बोल देते हैं। टेलीविजन, समझ में आ गया? टेलीविजन वॉर या वीडियो गेम वॉर, ताकि सभी देशों को लगभग पता चले। क्लियर है? इसलिए अच्छा, ये भी पूछ लेता है कि भाई कंप्यूटर युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है और क्यों, या ऐसे कि प्रथम खाड़ी युद्ध को या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को कंप्यूटर युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। अच्छा, प्रथम खाड़ी युद्ध को, एक और क्वेश्चन है देखो इसी का, प्रथम खाड़ी युद्ध को, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा क्यों दी गई। तुम्हारे बुक में भी है कंप्यूटर युद्ध, है ना, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा मतलब नाम क्यों दिया गया, क्यों दी गई। समझ में आ गया? ऐसे प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा क्यों दी गई, है ना, क्वेश्चन बुक में है। तो देखो क्यों दिया गया कि भाई प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध में बड़े ही विज्ञापनी अंदाज में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। कौन से बम? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। समझ में आ गया? इस युद्ध में बड़े ही विज्ञापनी अंदाज में, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के अंदाज में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, जो कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा था। आपने वो फिल्म देखा है तिरंगा? तिरंगा में लास्ट वाला सीन अगर आपने देखा हो, जिसमें जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं, वो जो उसमें वो गुंडा स्वामी होता है, गेंडा स्वामी जो भी है नाम, जब वो मिसाइल भारत को उड़ाने की कोशिश करता है, मिसाइल, तो मिसाइल किससे ऑपरेट हो रहा होता है? कंप्यूटर से। बटन दबाया तुरंत टेक ऑफ, मतलब तुरंत उड़, नीचे से ऊपर, एक दूसरा बटन दबाया, बस निशाना लगाया, भाग गया, तो उससे फ्यूज कंडक्टर गायब कर देता, तभी उसमें धुआं धुआं रह जाता है। तो ऐसे बम जो कंप्यूटर की युद्ध से, जैसे मिसाइल है, और भी बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं, मिसाइल वगैरह, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इस युद्ध को। ठीक है? इजी है, कर लो, लाइक सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि इतने इजी मैं बता रखा हूँ, इतना इजी वे में कोई बताएगा नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका 9/11 की घटना, ये भी न्यू टॉपिक है जो ऐड किया प्रथम खाड़ी, इससे पहले प्रथम खाड़ी युद्ध बता दिया हूँ। अब इसमें क्वेश्चन 9/11 की घटना क्या थी तथा अमेरिका ने इसके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर देखेंगे कि भाई 9/11 की घटना, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में पहले मंथ आता, फिर डे आता, फिर उसके बाद ईयर आता है ना। तो वहाँ का डेट कुछ है ऐसा, 9/11 की घटना, ये एक तारीख है। 9/11 की घटना के मतलब 9/11 के डेट को अमेरिका में कौन सी घटना घटित हुई, समझ में आ गया? आंसर 11 सितंबर 2001 को, इसीलिए इसको 9/11 बोलते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन आतंकवादी, मतलब अपहरणकर्ता मतलब जो किसी भी चीज़ का अपहरण कर रहे हो, किडनैपिंग। तो इन्होंने क्या करा,
जिसमें मुख्य, और वो अपहरण करता पता कहाँ कहाँ के थे, अलकायदा, तालिबान, अफगानिस्तान, इन 2-3 जगह से आए थे। इन्होंने क्या किया, अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमान मतलब जो सामानों को आयात से निर्यात करते हैं उसे बोलते हैं व्यावसायिक मतलब व्यापार। तो उन विमान मतलब एरोप्लेन, व्यावसायिक विमानों का उन लोगों ने अपहरण कर लिया और अमेरिका के 4 अलग अलग क्षेत्रों में गिराए गए, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें से हम कुछ क्षेत्र के नाम दे देंगे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिराया गया, पेंटागन पे गिराया गया। पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग मुख्यालय है, इन पे गिराया गया, जिससे अमेरिका में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आगजनी हुई, समझ में आ गया, जनधन की हानि हुई। और इसके विरोध में अमेरिका ने, आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इसके विरोध में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जिसके तहत किसको निशाना बनाया, मुख्य रूप से अलकायदा, तालिबान, अफगानिस्तान। यहाँ से ढूंढ के अपहरणकर्ताओं को दंड दिया गया। समझ में आ गया? तो यही था, बस क्लियर है। अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे अलग कि अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। पेंटागन है। जैसे भारत की सुरक्षा एजेंसी क्या है, रॉ है ना, जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, वैसे ही अमेरिका का क्या है, पेंटागन। समझ में आ गया? ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर।